यूं तो नहरवाड़ी कच्ची बस्ती में हमारी स्कूल बहुत पुरानी सी थी। मानो एक खंडर को बीहड़ के बीच रातों रात अधूरा सा बनाकर छोड़ दिया गया हो। ऐसा लगता था मानो किसी बहुत पुराने राजा की एक बहुत पुरानी इमारत हो, जिसे आज कई सालों बाद भूतिया स्कूल में तब्दील कर दिया गया हो। भूतिया, हाँ भूतिया, क्योंकि कई किस्से हमारे इस स्कूल के बारे में मशहूर थे, जिनमें से एक था फंदे पे झूली आशा का किस्सा। ये उन दिनों की बात है जब मैं उस स्कूल में 8th क्लास में पढ़ा करता था। अच्छी ठंडी दोपहरी हुआ करती थी तब, जब हम बड़े से ग्राउंड में, जिसके डंडे पे कांच के टुकड़े लगे होते थे ताकि लंच के समय बच्चे स्कूल से ना भाग जाए। हालांकि हमने कई बार स्कूल से भाग जाने की सोची। कौन नहीं सोचता, क्योंकि स्कूल शुरू होता था ठंडी सर्द हवाओं की सुबह में और ख़त्म ठंडी शाम की लहरों पे। हमारा स्कूल 2 मंजिल की एक अजीब सी तिरछी मिर्ची घूमती घामती सीढ़ियों और क्लासरूम्स की बनी एक इमारत थी, जिसमें छोटे छोटे चूने के बने अंधेरे से भरे कमरे हुआ करते थे। दरवाजे ऐसे कि चू चा की आवाज़ें तो मानो सदियों से आती मालूम होती थी। तो ऐसे ही एक रोज हम 5 दोस्त, मांझी, गोलू, तात्या, सुमन और मैं, जुगी, हम 5 दोस्त स्कूल में पूरा टाइम साथ ही रहते थे। क्लासरूम में हम लोगों की सीट्स भी अगल बगल में ही होती थी। तात्या हम सब में सबसे होशियार और आगे रहने वाला लड़का था। बोले तो हमारी टीम का लीडर। हम उसे खोजी भी बोला करते थे, क्योंकि वो हमेशा से स्कूल के रहस्यों के बारे में पता लगाना चाहता था। छुट्टी वाले समय में वो क्लास से निकल 2वीं मंजिल पे चला जाता और एक कमरा जो हमेशा से एक मोटे जंग लगे ताले से बंद ही रहता था, उसको देख कुछ सोचता रहता, मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता। ओए लड़के, वहाँ क्या कर रहा है? छुट्टी हो गई है, चलो अपने अपने घर, भागो यहाँ से। तात्या ने नीचे देखा तो स्कूल का चौकीदार मदन लाल उसे ही बोल रहा था। शाम ढले स्कूल बंद हो जाता है, सुना नहीं तुमने? नीचे आ रहे हो या मैं ऊपर आऊं? हम सभी स्कूल के बच्चे मदन से बहुत डरा करते थे। कहते थे कि वो पूरा टाइम नशे में रहता था और गुस्सा आने पर किसी भी बच्चे को पकड़कर पीट देता था। उसकी आंखें हमेशा लाल ही हुआ करती थी। अजीब सा गदमेला सा इंसान था वो। मगर अब सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अलावा उस स्कूल की रखवाली कोई और कर भी नहीं सकता था। आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है। एक अंधेरी भरी रात में मैं अपने 4 दोस्तों के साथ उसी बंद दरवाजे के किनारे पे खड़ा हूँ। जब तात्या नीचे आया तो मैंने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, अबे तात्या, तू कब से लड़कियों वाले क्लासरूम में जाने लग गया बे? लड़की वड़की का चक्कर है क्या? तात्या ने मेरे रिब्स में कोहनी मारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस इस स्कूल के उस दरवाजे के बारे में जानना चाहता हूँ कि आज भी अंदर क्या है, क्यों बंद किया हुआ है। इसका पूरा तो पता नहीं, मगर जो पता है वो बस इतना पता है कि तात्या मुझे कुछ आगे बता पाता कि मेरे बाकी दोस्त हम दोनों पे पीछे से आकर कूद पड़े और यूं ही देहातियों की तरह लड़ते झगड़ते आखिर हम लोग अपने अपने घर पहुंच गए। मैं घर गया तो हाथ पैर धोकर मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी चूल्हे पे कुछ पका रही थी। अच्छी खासी खुशबू आ रही थी। मुझे पता था कि हांडी में क्या रखा है। मेरे मम्मी से पूछा, मम्मी मांस पकाया है, पापा आ गए? मम्मी ने भी मेरी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए अंदर कमरे की ओर इशारा कर दिया। मैं उठकर कमरे की ओर जाने लगा। अंदर पापा लेटे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। घर की छत पे एक हल्का बल्ब वायर से लटक कर जल रहा था। कभी कभी तो लगता था जैसे वो बल्ब सर पर ही फट जाएगा, मगर पापा कहते थे ऊपर छत पे लटके होने से अच्छी रोशनी देता है बेटा। पापा ने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और पूछने लगे, कैसा रहा स्कूल? फीस थोड़े ना मांगी मास्टर ने? मैं उन्हें बोला था कि अगले इतवार को भरवा दूंगा। मैंने कहा, नहीं, फीस तो नहीं मांगी आपने, बोल दिया तो फिर नहीं मांगे। मैं पापा से कुछ पूछना चाहता था,
मगर पापा ने मेरा जवाब सुन वापस आंखें बंद कर ली। शायद पापा थक गए थे, इतनी दूर से दूसरों के खेतों में हल जो चला कर आए थे। मैंने भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया और रूम से थोड़ी देर बाहर निकल गया। बाहर सब्जी की खुशबू आ रही थी। मम्मी ने चूल्हे से सब्जी उतार कर अब रोटियां बनानी शुरू कर दी। मैं बाहर निकला तो मम्मी ने कहा, जोगी, बाहर का बल्ब चला दे। मैं बल्ब के दोनों वायर कनेक्टर में लगाकर सेट कर दिए और इस अंधेरा बढ़ाती रात में बल्ब ने हल्की सी रोशनी बिखेर दी। इसके बाद मैं अपने घर की कच्ची डोली के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरा घर आधा मिट्टी और आधा चूने से बना एक पक्का सा घर है। मेरे गांव में ऐसे ही घर हुआ करते थे, कच्चे मकान और ठंडे खुले खेत। वहाँ देखने के लिए भले ही कम चीज़ें थी, मगर फिर भी पूरा सुकून था वहाँ। रातों को टिमटिमाते तारे तो मानो पूरी दुनिया की सैर करवा देते थे। काली रातें और आग के आगे बैठकर दोस्तों के साथ लंबी लंबी चलती वो बातें अब कहाँ सुनने को मिलती है। जब मैं डोली के पास खड़ा हर ओर निहार रहा था, तब मम्मियाँ रोटियां बनाने में व्यस्त थी। मेरे मन में तात्या की बातें भी चल रही थी कि आखिर तात्या जिस कमरे की बात करता है वहाँ ऐसा क्या है और क्या हुआ है। मैंने तो कभी उस पर गौर ही नहीं किया, ना कभी इसके बारे में जाना। यही बातें सोचते सोचते आखिर मम्मी ने भी सारी रोटियां बना ली और मुझे आवाज़ देकर बुलाने लगी कि सब्जी की हांडी उठाकर अंदर ले चलो और अपने पापा को भी उठा दो। अपने धीमे धीमे कदम लेते हुए मैं मम्मी के पास गया। हल्की हल्की चूल्हे की जलती रोशनी में उनका पसीने से भरा चेहरा साफ दिख रहा था। बाल हल्के बिखरे हुए थे। हल्का हल्का आटा अपने माथे पे लगे। अपने हाथ से चेहरे के बालों को हटाते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दे माँ ने मुझसे कहा, खाना अंदर ले जाओगे? मैंने माँ को हल्की सी स्माइल दे सब्जी की हांडी उठाकर अंदर कमरे में ले गया। माँ भी तब तक हल्का जलता चूल्हा छोड़कर हाथ पैर धोने चली गई। अंदर गया तो बाबा को उठाने लगा। मेरी आवाज़ से बाबा उठे तो मैंने उन्हें कहा, खाना खा लो बाबा। फर्श पे रखी हांडी देख बाबा भी अपनी खाट से उठने लगे। माँ कपड़े में बंधी रोटियां अंदर लाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी। मैं भी एक साइड बैठ गया। बाबा मेरे सामने थे और माँ मेरे दाएं ओर। भगवान को याद कर हम सब ने सब्जी कटोरी में डालकर रोटी खाना शुरू किया। बहुत अच्छी खुशबू के साथ बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। मैं रह रहकर खाना खाते खाते माँ बाबा को देख रहा था। वो दोनों आपस में ही अपनी दिनचर्या की बातें कर रहे थे। मेरे जहन में जो बात थी मुझे वो बाबा से पूछनी थी। जब माँ बाबा की बातें जरा देर के लिए थमी तो मैंने उनसे धीमे स्वर में पूछा, बाबा वो हमारे स्कूल में? बाबा ने मेरी बात को तोड़ते हुए कहा, स्कूल में क्या? फीस की बात वो कर तो ली बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबा, वो फीस वाली बात नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मीट का एक निवाला अपने मुंह में सरकाते हुए बाबा ने कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, बाबा वो हमारे स्कूल की दूसरी मंजिल पे जो बंद कमरा है उसमें ऐसा क्या है, वो बंद क्यों है? बाबा ने माँ की तरफ झुकी सी नज़रों से देखा। ऐसा लगता था मानो एक निराशा उनकी आंखों में भर आई हो। बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुझे उस कमरे से क्या? तू पढ़ाई पे ध्यान दे। कौन सा कमरा बंद है और कौन सा नहीं, इसे स्कूल पे छोड़। मैंने फिर कहा, बाबा बताओ ना, मुझे जानना है आखिर ऐसा क्या है जो इतने सालों से बंद है। बाबा ने माँ की तरफ देखा तो माँ ने धीमी सी आंखों से अपना सर हल्का सा हिलाकर उन्हें मानो कहा हो कि हाँ बता दो। तब बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है वो कमरा कई सालों से बंद है। जब यह स्कूल बना भी नहीं था तब से। लोग कहते थे कि उस कमरे में किसी लड़की की मौत हुई थी। मौत मतलब? मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, मौत मतलब अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, तुम अभी समझोगे नहीं। आशा नाम था उस लड़की का। कहते हैं कि उस लड़की को कुछ बुरे आदमियों ने अगवा करके उसी कमरे में ले गए थे। माँ की तरफ निराशा भरी नज़रों से देखते हुए बाबा ने आगे कहा, और उस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। बेचारी छोटी सी तो लड़की थी वो,
यही कोई 13 साल की। बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। इतने वेशी लोग और ऊपर से नन्ही सी जान, कब तक लड़ पाती। कोई 7-8 दिन बाद उसकी लाश उसी कमरे में फंदे पे झूलती मिली। बच्ची का शरीर सड़ चुका था, जगह जगह लटें चलने लगी थी, अजीब ही तरह से हड्डियां मुड़ गई थी और खाल। बाबा आगे कुछ कहते कहते माँ का इशारा समझ मेरी आंखों में देख रुक से गए। शायद उन्हें मेरी आंखों में डर दिख गया था। ऐसा भगवान किसी के साथ ना होने दे। ये बात कहते कहते ही बाबा की आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। माँ की तरफ देखते हुए उन्होंने आगे कहा, मगर बताते हैं कि आशा की लाश बरामद होने के ठीक 3 रातों बाद एक रात ना जाने कैसे उन 3 में से 2 आदमियों की लाशें गांव के बाहर एक पुराने खंडर वाले पेड़ के नीचे झूलती मिली। वो तीनों उसी गांव के बाहर खंडरों में जा छुपे थे। बाबा ने मेरी तरफ देखकर कहा, बड़ी रहस्यमय मौतें थी उन दोनों की। जब मैं 24 साल का था तब हुआ था ये वाकया। मैं भी दौड़ता हुआ गया था उन्हें देखने। बड़ी अजीब तरह से लटके थे वो। गर्दन ऐसे झूल गई थी मानो किसी ने शरीर को पकड़कर फांसी पे झूले झूले ही उन्हें तब तक घुमा दिया हो जब तक कि गर्दन रही ही नहीं थी उनकी। और एक अजीब बात जो मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखी थी, उन दोनों की आंखें थी ही नहीं, आंखों की जगह रेंगने वाले सूड़े चल रहे थे। बाबा इससे पहले कि अपनी बात खत्म करते माँ उठकर बाहर चली गई। बाबा समझ गए कि माँ को ये बातें ठीक नहीं लगी। सुनीता, अरे नहीं कर रहा ये बात, आओ खाना खा लो। माँ बाहर पानी लेने गई थी। बाबा की ओर परेशान सी नज़रों से देखते हुए नीचे बैठ गई। उसके बाद ना बाबा ने कुछ बताया ना मैंने कुछ पूछा। उसी रात जब हम लोग खाना खाकर अपनी अपनी चारपाई पर लेटे थे, तब मैं बाबा के बगल वाली चारपाई पर लेटा था। मैंने बाबा को धीमे से पूछा, बाबा वो जो 3 लोगों में एक बच गया था उसका क्या हुआ? तब बाबा ऊपर घर के कच्चे पक्के से छपरे की तरफ देखते हुए कहने लगे, वो बच चुका आदमी आज भी बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मगर उसे मौत नहीं आती, बस दवाओं पर नर्क जैसी जिंदगी जी रहा है। मेरी तरफ पलटते हुए बाबा ने आगे कहा, मानो जैसे उस कमरे को बंद करने के कारण ही उसकी जान बच पाई। कहते हैं कि आशा की आत्मा ने उन 2 आदमियों से अपना बदला लिया और वो तीसरा इसीलिए जिंदा रह गया क्योंकि एक बहुत बड़े अघोरी तांत्रिक ने आशा की आत्मा को उसी कमरे में बंद करवा दिया था। कहते हैं कि अगर वो अघोरी ना होता तो ना जाने आशा कितनों की बलि ले लेती। मैंने अपनी चादर को शरीर के ऊपर ओढ़ते हुए बाबा से धीमी सी आवाज में कहा, बाबा क्या आत्मा भी बदला ले सकती है? बाबा ने बंद पड़े किवाड़ की ओर देखते हुए कहा, हाँ लेती है, जब आत्मा सिर्फ आत्मा ना रहकर डाकिनी या भयानक डायन का रूप ले ले या छल करने वाला छलावा। बाबा की बात सुन मैं भी एक पल को किवाड़ की ओर झांकने सा लग गया। ऐसा लगता था मानो बंद किवाड़ से कोई झांक कर हमें ही देख रहा था। मैंने बाबा से फिर पूछा, तो बाबा फिर ये स्कूल कब बनी? ये स्कूल ये पहले खंडर ही हुआ करता था। स्कूल तो कई सालों बाद बनी है, मगर तांत्रिक के मुताबिक ना तो खंडर का कमरा तोड़ा जाना चाहिए था, ना ही खोला। खोले जाने पर सख्त मनाही थी। मुझे आज भी याद है, तांत्रिक ने जाने से पहले बड़े लोगों से साफ शब्दों में कहा था, याद रहे यह स्कूल का दरवाजा कभी ना खुलने पाए। भले ही आज उस रात को 30 साल बीत गए हैं, मगर आज भी तुम्हारे स्कूल का वो कमरा वैसे ही बंद है। बस कुछ धागे जो तांत्रिक ने बांधे थे वो जरूर गलकर टूट गए होंगे। अब उन बातों पे कोई गौर नहीं देता बेटा, तुम भी गौर मत दो। अब सो जाओ, सुबह स्कूल पे जाना है तुम्हें।